नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 22वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक एंड स्क्रीन। उसके साथ ही साथ अन्य लेखक का और कहानी उपन्यासों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 22वां अध्याय। मेरी आंखों के सामने एक निर्बोध, एक बोधहीन लड़की को हाथ पकड़कर कीचड़ की फिसलन से गहरे पानी के घाट में उतारने जा रही है और मैं टुकुर टुकुर देख रही हूँ। बड़ी दूर से भी नहीं देख रही, बल्कि पास ही खड़े देख रही हूँ। टुकुर टुकुर देखती रहूंगी और वह फिसलेगी, डूब जाएगी और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। सोचते सोचते अनामिका देवी ऊपर आ गई। अगले दिन जब सब वह खाना खाने बैठी तो अनामिका अटपहरी साड़ी को अटपहरी ढंग से ही लपेटकर बकुल होकर जाकर बैठी थी। उस समय मझली दी आमिष भोजन से दूरी रखते हुए बड़ी भाभी के पास खाने बैठी थी। अपनी वह इच्छा उन्होंने खुद ही जाहिर की थी। कलकत्ते का हालचाल देखकर तो बदन में आग लग जाती है, मगर आज के लड़कों को तो यही पसंद है। बेटी को यही चालान है, कर दूंगी, किंतु कहूंगी कितना हालचाल सीखना चाहती है, ले सीख। और कहना बेकार है। इस इच्छा पर सुनने वालियों में से किसी ने उत्साह नहीं दिखाया। मजली दी ने भी फौरन यह समझकर बोल उठी थी, लेकिन मेरी सुपुत्री जी रहना चाहेंगी या नहीं, ये भी तो संदेह है। माँ के सिवाय उसे और कुछ चाहिए ही नहीं, गोद की है ना। मगर मैं कहती हूँ पराए घर जाना है, सो हंसते हंसते बेहाल कहती है जाऊंगी ही नहीं। सिर झुकाए बकुल को वहां खाना ही पड़ता। छोटे भैया की बहू भी इधर ही रहती है, बड़े भैया की ब्याही गृहस्थीन हुई बेटी हेना भी। वह अपूर्व की अपनी बहन है, मगर नेहर आने पर खाती इधर ही है। कहती है बाप रे, अलका के यहाँ कौन खाए, बर्तन मांजने वाली नौकरानी रसोई करती है, नौकर बासी कपड़े से ही मसाला पीसता है। बकुल मन ही मन हंसती है, सोचती तुम्हारे महाविश्व में खोता कभी ना कुछ भी है, कभी नहीं। हेना जब भी आती है काफी कुछ दिन रह जाती है, क्योंकि उसका पति दफ्तर के काम से दौरे पर जाता है और वही समय हेना के मायके आने का होता है। आते ही कहती है आ गई दुला रहित ससुराल, छी नमकीनहीन बासी भात जैसे। हेना के बाल बच्चा नहीं, इसलिए इतनी अधिक स्वाधीनता। चंद्र सूर्य की गति के नियम से ही हेना अपने भाई भाभी से ज्यादा चाचा चाची को ही भजती है। माँ वह तो अब नख दंतहीन, उन पर बहुत हुआ तो थोड़ी सी दया की जा सकती है, उनके पास आश्रय तो नहीं है। बड़े भैया के और भी लड़की वड़की है, बाप के मरने के बाद से आती नहीं। जैसे स्वर्णलता के गुजर जाने के बाद चंपा और चंदन ने आना छोड़ दिया था, कहा था अब कहाँ जाऊं। लेकिन पारुल, भावनाएं मानो पारे जैसी हैं, हाथ से पकड़कर हरगिज नहीं रखी जा सकती। लुढ़क पड़ती हैं, जहां तक छिटक पड़ती हैं, और हाँ, जहां गिरती हैं चमकती आंखों ताकती हैं। पारुल की याद आते ही पारुल मानो स्वयं आकर खड़ी होकर हंस उठी। बोली क्यों रे बकुल, तो समय तुझे नहीं मिला? तूने कहा था तेरे पास आऊंगी सजली दी, तेरे साथ मिलकर बकुल को संपूर्णता में ढूंढूंगी। तेरे पास तो टूटे फूटे टुकड़े ही हैं, कहा था बकुल ने, लेकिन संपूर्णता में खोजने का समय सच ही आज तक नहीं मिल सका। क्यों? खाता पत्थर का जंजाल साफ नहीं कर पाती इसलिए, पहाड़ पर फिर पहाड़ खड़ा होता है इसलिए, और उन सब का किनारा करूंगी सोचकर दृढ़ संकल्प करते ही ये फंक्शन बाज लोग बाज की तरह झपट्टा मारकर उठा ले जाते हैं, इसलिए उसमें से भी तो फांक निकाल कर जाए। इस चेष्टा के समय भी दर्शनार्थी और सेंत में रचना मांगने वालों की भीड़ जुटती है, इसलिए जब जी में आए चिल्ला कर कहूँ यह तो मुश्किल है भैया, आप देश भर के लोग पत्रिका निकालेंगे और उस युग काष्ठ को हम बलि हम होंगे। तब मीठा मीठा हंसकर कहना होगा करूं क्या भैया, समय तो बिल्कुल ही नहीं है, हर रोज कितनी पत्रिकाएं निकल रही हैं, इसलिए इन जरूरतों की ढेरी के उस पार बैठी सजली दी मीठ मीठ हंसेंगी और मुंह फेर लेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी, बदल जाएगी। शायद हो कि पहचाने ही ना उस सजली दी को, और फिर ढूंढे कभी नहीं पाया जा सकेगा, शायद मर ही जाएगी। किसी दिन और बकुल बैठी बैठी मेज की जमी ढेरी को साफ करती रहेगी, यह जानकर भी कि यह कभी भी साफ होने की नहीं और जमती ही जाएगी। इसमें से एक बार भाग निकाला ही नहीं जा सकता। एकाएक पहुंचकर यह नहीं कहा जा सकता देखो पहचान सकती हो कि नहीं। दफ्तर के काम में से ही मोहन को पश्चिम बंगाल आना पड़ा था।
फिर भी वह कुछ इस ढंग से आ खड़ा हुआ कि देखकर लग सकता है कि मोहन सिर्फ माँ से यही पूछने आया था कि जिस प्रश्न का जवाब अभी अभी पारुल ने हंसते हुए दिया था। हाय राम, तो भगा दूं, बुआ के पास 5-10 दिन रहने के लिए ही तो आई है। गुस्से को छिपाने की कोशिश किए बिना ही मोहन बोला, अकेली होती तो 5-10 दिन क्यों, 5-10 महीने रह सकती थी, आपत्ति की कोई बात नहीं थी। लेकिन जो सुना, क्या सुना? पारुल ने पूछा। मोहन ने मन ही मन होठ काटा, मन ही मन चीखा। माँ, तुम्हारा यह सूधापन नहीं गया? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देख रहा हूँ तुम ठीक शरद बाबू के उपन्यास की नायिका के पैटर्न की बात बोलती हो। हम इतना वितना नहीं जानते, गृहस्थ हैं, गृहस्थी जैसी बात करेंगे, जवाब मिलेगा झमेला मिटा, सो नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने और क्या सुना, समझ तुम ठीक ही रही हो, फिर भी मेरे मुंह से कहलाना लेना चाहती हो। बेटे की बहुए क्या यूं ही इतनी विमुख हुई हैं? मैं तुम्हारा अपना लड़का हूँ, फिर भी मेरी हेटी करने में तुम्हें आनंद है? वह मन के मुंह से चिल्लाकर कह रहा था, परंतु था वह आखिर पारुल का ही बेटा, आत्मस्थ, अचंचल। जो सुना है वह तुम समझ नहीं सकी। ऐसा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कुली मजूर किस्म के वाहियात आदमी को लेकर वह आई है, और वह आदमी शायद रोगग्रस्त है। रोगग्रस्त? नहीं तो? पारुल ने विस्मित सी होकर कहा। तुझे जिसने बताया उसने ठीक से खोज खबर लिए बिना ही। मुझे किसी ने कोई खबर वबर नहीं दी, मोहन बोल उठा। पारुल को क्या याद नहीं आ रहा है? मोहन रेल से दूर का सफर तय करके आ रहा है, उसे प्यास लगी हो सकती है, भूख लगी हो सकती है, और यह नहीं याद आता कि मोहन पारुल के पेट का लड़का है, पारुल मोहन की माँ है। याद ही नहीं आया शायद। जिनका मन किसी और ही धातु का बना होता है उन्हें शायद ऐसी छोटी छोटी बातें याद ही नहीं आती। वे केवल ठोस वास्तव को ही देखते हैं। उसी वास्तव दृष्टि से पारुल मोहन को अपने अपराध का विचारक के सिवाय और किसी भी दृष्टि से नहीं देख पा रही है। इसलिए वह अपनी सफाई मौजूद रखने में ही तत्पर है, और यह भी दृढ़ निश्चित है कि यदि कोई बिना अधिकार के विचारक बनकर जिरह करने आए तो पारुल उसे रिहाई विहाई नहीं दे सकती, बेटे के नाते भी नहीं। इसलिए बेटे के थके मुके और ताके बिना ही पारुल ने जरा हल्की सी हंसी के साथ कहा, अगर किसी ने खबर वबर नहीं दी, अरे यह बात तो तुमने आजकल शायद गन्ना वन्ना सीखी है। किसकी किताब पढ़ रहे हो, कीरो की? बोलकर मोहन अप्रतिभ हो गया। सही है, लेकिन उसके लिए ऐसी मलामत? मोहन गंभीर हो गया, उसका क्लिष्ट मुखड़ा आरक्त हो उठा। तीखापन छोड़कर गंभीर लहजे में ही कहा था, मैं ज्यादा समय के लिए नहीं आया हूं माँ। सीधे और सहज ढंग से बोलने से मामला जल्दी चूक जाएगा। ओह, यह बात है। पारुल ने झट अपने को भी तनकर खड़ा करते हुए कहा, तो फिर तू ही झटपट बता दे कि तुझे क्या जानना है, किस इरादे से अचानक आ गए। नंबर 1, नंबर 2 करके बोल, जवाब में जल्दी हो जाएगी। असहनीय, असहनीय है यह मोहन ने मन का मुंह बोला। बाहर का मुंह फिर भी सहन के भान में ही रहा। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी इस भतीजी के साथ कोई है कि नहीं है? है, पारुल का जवाब यांत्रिक सा था। मोहन के मन का मुंह फिर चिल्लाने लगा। ओ, तो मैं क्या खामखा ही सोचता हूँ पिताजी बहुत पहले मरकर जी गए। वह आदमी है कौन, इसकी खोज पूछ की थी? इसकी जरूरत नहीं समझी। ओह, जरूरत नहीं समझी? 7 जन्म में भी जिसको देखा नहीं, तुम्हारी वह भतीजी एक वाहियात आदमी को लेकर आई और तुमने उसका परिचय तक जानने की जरूरत नहीं समझी? मेरी भतीजी आई है, मेरी भतीजी ले आई है, मैंने इसी को यथेष्ट परिचय समझा। खूब खूब, तुम्हारी भतीजी यदि राह बांट के एक कुली को ले आए, उसे भी मान लेना होगा, जब उसी को उसने भावी पति मान रखा है। लिहाजा घर में उसे पनाह देकर जमाई की खातिर से रखने की में आपत्ति नहीं। क्यों तुम्हारी इस भतीजी की उम्र बेशक इतनी नहीं हुई है कि वह आदमी पहचान सके। वह आदमी जेल से फरार आसामी है या नहीं? मोहन की बातों की घनी बुनाई के बीच में ही पारुल ने एक पतली छुरी चलाई। उम्र ज्यादा होने से ही आदमी को पहचानने की क्षमता आती है, यह तुझसे किसने कहा मोहन? तेरी उम्र तो काफी हुई, जन्म से ही मुझे देख भी रहा है। मुझे कहाँ पहचाना तूने? नमिता यूं तड़ी मारकर भाग सकती है, जलपाईगुड़ी वाले यह सपने में सोच भी नहीं सके थे। जिस नमिता के मुंह से बोली नहीं निकलती थी, उसने हठात ही कह दिया साफ गले से, मैं चली जाऊंगी। कह बैठी, दासत्व के इस बंधन से मुक्ति चाहती हूँ। आश्रयदाताओं के लिए यह बात लज्जा की भी है, दुख की भी, और सर्वोपरि अपमान की।
मामी सास फट पड़ी, मामा ससुर काट हो गए और नानी सास ने गालियां देनी शुरू कर दी। अरे ओ अभागी नमक हराम की बेटी, जिस मामा ससुर ने दुर्दिन में सिर पर उठा लाकर तुझे आश्रय दिया था, उसके मुंह पर इतनी बड़ी बात। वह तुझे दासी वृत्ति कराने ले आया था, अंदर ही अंदर इतना पेच। अरे मैं पूछती हूँ, जाएगी किस भाड़ में? जाने की जगह ही थी तो कृतार्थ होकर आई क्यों थी, और इतने दिन क्यों रहेगी? अनिल बाबू थके से स्वर में बोले, आह तुम रुको। बहुरानी को यदि एकाएक यहाँ सुविधा महसूस हुई और उसके प्रतिकार का उपाय हमारे पास नहीं है तो बाधा देने का प्रश्न ही नहीं। नमिता की इस दृढ़ घोषणा के बाद मामी सास सारी गृहस्थी की और ताक ताक कर देख रही थी और उनका भीतर फफक उठ रहा था। यह सारा काज उन्हीं के कंधे आ पड़ा। नमिता चली जाएगी, इसका मतलब 5 बजे भोर में उन्हीं को उठना पड़ेगा। उठते ही घर भर के लोगों के हाथ धोने के लिए पानी गर्म करना होगा। इस समय हाथ मुंह धोने का पानी भी गर्म किए बिना उपाय नहीं। जाड़े के जो दिन ठहरे, समझ बूझकर कैसे ऐन मौके से इसने यह चाल चली। कुछ दिनों से ही तो ऐसी बेरुखी दिखाई पड़ रही थी, मानो इस घर में काम करके सेवा जतन करके अब कृतार्थता का भाव नहीं, जैसे लाचारी का करना भाव हो। फिर भी कर रही थी। अब वह सारा भार सब कुछ उन पर आ पड़ा। उनकी तबीयत ठीक नहीं, खास करके जाड़े में तो बिल्कुल नहीं रहती। 8 बजे से पहले बिस्तर छोड़ना बर्दाश्त ही नहीं होता। बैट्टी गले में पड़ने पर ही जो थोड़ा बल मिलता है। अब से वह बैट्टी उन्हें ही बनानी पड़ेगी, सबके मुंह के पास पहुंचानी होगी। हो सकता है उन गर्म प्यालों के लिए जिनके हाथ मच्छरदानी से निकलेंगे वे उन्हीं के पति पुत्र पुत्री हों, लेकिन तबीयत के आगे तो कुछ नहीं। लेकिन यही तो काम अंत नहीं। नाश्ता बनाना, फिर चाय सहेज कर टेबल पर रखो, उसके बाद सब्जी काटो, रसोई बनाओ, परोसो, फिर बैठकर देखती रहो किसे क्या चाहिए। ऐन स्कूल जाने के वक्त किसके कुर्ते का बटन टूट गया, किसकी किताब के बैग के फीते ने जवाब दिया, किसकी पैंट मैली है, किसी की गंजी नहीं सूखी, और भी कितना कुछ। उस कुरुक्षेत्र कांड के बाद नहा धोकर सास की निरामिष रसोई। गर्मी में बूढ़ी एक आध दिन 2 मुट्ठी उबाल भी ले सकती है, जाड़े में तो कदापि नहीं। और खाने की चीज़ों की भरमार इस समय, गोभी, मटर, नया आलू, पालक, मूली, बैंगन, अनाज का समारोह। बूढ़ी के हाथ पांव में शक्ति नहीं, किंतु हजम करने की शक्ति खासी है। निरामिष रसोई में रोज ही धूम रहती है और बाबू की चौकस निगाह रहती है कि माँ का जतन ठीक से हो रहा है या नहीं। सास का राजभोग सजाकर फिर शाम के जलपान में लगो। नित्य नया खिला खिलाकर नमिता ने देवी ने तो मुंह और मिजाज को लंबा बना दिया है। और बनाए भी क्यों ना, पराया पैसा पराया भंडार, उधार हाथों खर्च करके सबको प्रिय बनाना, वह सब उसके मत्थे लाद कर खिसक पड़ने की ताक में। बच्चों को सादा जलपान, रोटी मक्खन या पूरी पराठा अब रुचेगा? यह झमेला कौन झेलेगा? जलपान ही, फिर रात का भोजन। एक एक करके गर्म पूरियां निकालकर पत्थर में देने की क्षमता उनमें है। ना कर सको तो बाबू बीवियों का वो शायद पर रुचेगा ही नहीं। नमिता यह सब करती थी, फिर भी तो उछल कूद की कमी नहीं। ये बुरी आदतें नमिता ने ही लगाई हैं। मतलब यह है कि चुपचाप उसने मामा ससुर का भंडार साफ किया और मामी सास का भविष्य साफ किया। सोची हुई शत्रुता के सिवाय और क्या है? इसलिए नमिता को देखकर उनका जहर उबल रहा है। और देखो कि हठात कैसी लीडर सी ही बैठी है सोने के कमरे में, और तीसरे पहर के जलपान के लिए झटपट आ नहीं रही है। और क्यों, किस लिए? असमय जो आश्रय देता है, आश्रित पर उसका कोई जोर नहीं रहता। जाए तो यह कैसे जाती है? पति की वह बदन झाड़ने जैसी बात से इसलिए वह भद्र महिला आग बबूला होगी। रूखे गले से बोल उठी, क्यों? बाधा देने की बात कैसे नहीं आती? अचानक जाऊंगी कह दिया और जाना हो गया? होटल में रह रही थी क्या कि यहाँ मेरा नहीं चलेगा कहकर चली जाएगी? तुम कह दो उससे अभी जाना नहीं हो सकता। अनिल बाबू मुलायम आदमी है, नम्र स्वर में ही बोले, नाहा की माता मत गरम करो मृणाल, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? तुम कोई नहीं, जोड़ देने योग्य कोई नहीं। ओह, फिर इतने दिन इतने काल तक गले में बांध कर ढोते क्यों रहे? मृणाल चीत्कार करके बोली, तुम अगर कोई नहीं हो तो अन्न वस्त्र से इतने दिनों तक उसकी परवरिश क्यों की? इसे लिवाने क्यों गए थे? अरे शोरगुल से लाभ क्या है मृणाल? इन सारे क्यों का उत्तर तुम खुद भी अच्छी तरह से जानती हो। नीपू, नीता, खोका, वीरा सभी उस समय छोटे थे। तुम्हारी सेहत खराब थी, माँ बीमार पड़ गई थी। उस समय बीजू का सन्यासी होकर चल देना हमें भगवान के आशीर्वाद सही नहीं लगा? मृणालिनी ने दबे तीखे गले से कहा, ओह, यानी कि उपकार केवल हम लोगों का ही हुआ, उसका कुछ नहीं? सो क्यों, उपकार परस्पर का ही हुआ था। पर अब यदि वह इस जीवन से थक गई हो तो कहने को क्या है? कुछ नहीं।
जवान स्त्री तेज दिखाकर अकेली चली जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, यह देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं? तुम उसके गुरुजन नहीं हो? अनिल बाबू ने धीमे से हंसकर कहा, गुरुजन का गुरुदायित्व तभी तक है मृणाल, लघुजन जब तक गुरुजन का ज्ञान रखे। यदि उस ज्ञान का उपदेश नहीं मानना चाहे तो फिर दायित्व क्या? नाबालिग तो नहीं है। मुझे लगता है भीगी बिल्ली सी बनी रहकर भीतर ही भीतर किसी से प्रेम व्रेम करके। मृणाल, खैर चुप हो जाती हूँ, लेकिन यह खूब जान लो, मुझे चुप कराने से टोले वालों को चुप नहीं करा सकते। अरे, इससे पड़ोस के लोगों से सब कुछ क्या वास्ता क्या है? वास्ता है, पड़ोस के लोगों से सब कुछ का वास्ता रहता है। वे क्या सोचेंगे नहीं, अचानक यूँ चली गई, जरूर कोई बात है। यदि ऐसा सोचे तो अपनी लाचारी है। तुम्हारा क्या, लाचारी कहो और छुट्टी। दूसरों को लोग तो मुझे ही दूसेंगे, कहेंगे निगोड़ी मामी सास ने दुर्व्यवहार करके भगाया। किसी के कहने से बदन पर फफोले नहीं पड़ते। अरे, जिनके बदन पर कछुए की खोली है उनको नहीं पड़ते। आदमी का चमड़ा है तो फफोले पड़ेंगे ही ना। फिर तो फफोलों की जलन भी सहनी होगी। लेकिन तुम उसे रोकोगे नहीं, एक नेक सलाह भी ना दोगे। ठीक है, दूंगा। अनिल बाबू ने कहा था और नमिता को बुलाकर कहा भी था। मैं कह क्या रहा था बहुरानी, यूँ अचानक चल नहीं देकर एक चिट्ठी में विस्तार से बीजू को लिखकर। विस्तार से लिखने को तो कुछ नहीं है मामा जी। ना ना, तुम अब यहाँ नहीं रहना चाहती है, जानता तो। नहीं मामा जी, कुछ भी नहीं करेंगे, कष्ट से आंसू को दबाकर नमिता बोली। करने की इच्छा होती तो चिट्ठी तक लिखने की मनाही नहीं करते। अनिल बाबू ने सिर झुकाकर ही कहा था। सो तो है, लेकिन यहाँ तुम्हें क्या असुविधा हो रही है? यदि यह बताती तो कोशिश करके देखता उसका कुछ प्रतिकार। नमिता की आंख से आंसू ढुलक पड़े। नमिता ने सिर झुकाकर कहा, असुविधा कुछ नहीं है मामा जी। यहाँ जिस सुविधा में थी घर में भी वैसी सुविधा में कमी नहीं रही, किंतु असल में मैं अब केवल यह सवाल ही मुझे स्थिर नहीं रहने दे रहा है कि इस जीवन का कोई अर्थ है या नहीं। मामा ससुर से हाँ ना के सिवा और कभी कुछ नहीं बोली थी नमिता, इसलिए बोलकर जैसे कांप रही थी, मगर बोली। अनिल बाबू जरा मुस्कुराए, कहा था, यदि यह पूछने बैठो तो हम लोगों के किसी के भी जीवन का कोई अर्थ ढूंढे मिलेगा बहुरानी, लेकिन खैर मैं तुम्हें बाधा नहीं दूंगा। देखो, यदि कहीं शांति मिले। अनिल की माँ ने बेजार गले से कहा था, नत बहू, तुझसे इतना क्या बोल रही है रे? उतना क्या बोला? यही जाने के बारे में तेरी सलाह मानी, मतलब छोड़ा। मैं तो कोई सलाह नहीं देने गया था माँ, हम उन्हें बाधा नहीं देंगे, मैंने उन्हें यही कहा। वाह रे वाह, भला रे मेरे बुद्धिमंत बेटे, ऐसे बुरे दिन में जब आदमी का अकाल है, ऐसी एक कामकाजी लड़की को कोई छोड़ देता है? हम लोगों ने उन्हें दाई नहीं रखा है माँ, कहकर अनिल बाबू चले आए। और सहसा तभी उनके जी में आया, नमिता क्यों अपने जीवन का अर्थ खोजकर नहीं पा रही है। घर के एक एक लड़की लड़के ने व्यंग विद्रूप क्रोध करके नमिता को भेदा था। इसी से शायद नमिता में जो भी दुविधा थी वह पूछी जा रही थी। सिर्फ नीपू ने कहा था, खैर तो सचमुच ही चली जाओगी भाभी, हम सबको एक बारगी मृणाल ने देवी के हाथों छोड़कर? नमिता की आंखों में उसी समय आंसू आ गए। फिर भी चली गई थी नमिता। क्या जाने जीवन का कौन सा अर्थ ढूंढने गई थी। लेकिन नमिता कितनी निश्चिंत रह सकती थी यदि वह जीवन का अर्थ खोजने नहीं निकलती। जलपाईगुड़ी शहर में अनिल बाबू का काफ़ी मान सम्मान है। उसी घर की एक होकर तो थी वह। कहीं किसी के यहाँ न्योता होने से अनिल बाबू की स्त्री कन्या के साथ बराबर के स्तर से ही हो जाती थी। बुरा न लगे इसलिए मामी सास अपने बेटी के साड़ी गहनों से सजाकर ही ले जाती थी उसे। दूसरों के सामने हमारी एक बहू है कहकर परिचय देती थी। यही क्या काफ़ी दाम नहीं मिल गया? बहुत बहुत मान। और फिर अपने बच्चों से नमिता के खान पान में भद्र महिला ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। कोई भेदभाव हुआ तो वह नमिता ने ही किया। जला कच्चा टूटा फूटा उसने सदा अपने ही हिस्से में रखा। खैर छोड़िए इसे। दूसरी ओर देखिए, आश्रयहीन हुई। नमिता ने कितने बड़े भरोसे का एक आश्रय पाया था। यह आश्रय सदा बना रहता। फिर भी कोई यह कहे तो कहे कि इस घर में कभी किसी ने उसे दुर्छी की है? सबके ऊपर रही। नमिता के कर्तव्य पर कभी किसी ने दखल दिया? बहुत तो अनिल बाबू की माँ ने कभी कहा, रोजी रसोई का ऐसा समारोह, पराए पैसे के हाथ धन्य करना। जरा सोच समझकर काम करना चाहिए था बहू। कभी शायद अनिल बाबू की स्त्री ने कहा, यह नमिता ही हम लोगों का परकाल खा गई। इसके बाद रसोइये के हाथ की रसोई किसी को रुचेगी नहीं। हाँ, रसोइये को तो हमारी बातों में रहना होता है। अपने हाथ की बहादुरी दिखाने की गुंजाइश तो उसे नहीं रहती। नमिता को वह गुंजाइश है, लिहाजा नमिता अच्छी रसोई करके हाथ की महिमा दिखा सकती है।
गरज की नमिता रसोई भंडार की सर्वमयी कत है। अपने स्वभाव की नम्रता से यद्यपि वह दोनों ही बेला पूछा करती, मामी जी क्या बनेगा कहिए, लेकिन मामी जी वह भार नहीं लेती। उदार महिमा से कह देती, जो तुम्हारा जी कहे करो बिटिया, क्या बनाना सोचते ही तो मुझे बुखार हुआ आता है। तो इस अखंड अधिकार की मर्यादा से में भी नमिता को जीवन का अर्थ नहीं मिला और ढूंढ नहीं पाने का कुछ भार फिर अनामिका के सिर पर रख गई। वह माने अनामिका को ही क्या मिल रहा है, माने उनके अपने जीवन का, माने अतीत की स्मृति टटोलने से तो जीवन कहने की एक टूटी फूटी आसमान चमक दमक विहीन वस्तु ही नजर आती है। इसी से आज की रीति के अनुसार उनके पास साक्षात्कार लिखने के लिए जब लोग आते हैं तो अतीत की स्मृति कथा कहने में कोई संबल नहीं मिलता उन्हें।